मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास, विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, आज बच्चों में होने वाली वृक्क व्याधि विशेष नेफ्रोटिक सिंड्रोम की चर्चा करता हूँ। हम सभी जानते हैं, शरीर के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क का एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। वृक्क शरीर के जल में घुलनशील जो विजातीय पदार्थ हैं, उनको एक क्रिया विशेष के माध्यम से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करता है। वृक्क में जो रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाने वाली जो एक संरचना विशेष, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, वह लगभग 10 लाख की मात्रा में प्रति वृक्क विद्यमान होती हैं। उन वृक्क में स्थित ग्लोमेरुल जो एक सूक्ष्म इकाई होती है, उसके अंदर किसी भी कारण से, चाहे वह संक्रमण के कारण से है, चाहे वह किसी ड्रग केमिकल के कारण है, या किसी अन्य अंडरलाइंग पैथोलॉजी के कारण है, उन ग्लोमेरुल्स में यदि किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो मूत्र की जो निर्माण प्रक्रिया है वह बाधित हो जाती है। मूत्र प्राय करके जल और कुछ विशिष्ट साल्ट जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर के मूत्र निर्माण के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। उनके अलावा भी यहाँ फिल्टरेशन की प्रक्रिया चूंकि बाधित हुई है, अतः जो तत्व शरीर के अंदर ही रहने चाहिए थे, जो मूत्र में नहीं आने चाहिए थे, जैसे प्रोटीन, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इत्यादि जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, वे मूत्र में नहीं आने चाहिए थे। उनका मूत्र में आना प्रारंभ हो जाता है और स्वास्थ्य को लेकर के एक गंभीर जटिल स्थिति वहाँ उत्पन्न हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रायः 4 प्रकार के लक्षण समुच्चय मिलते हैं: प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, हाइपरलिपिडेमिया और जनरलाइज्ड एडिमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इंसिडेंस 1 लाख बच्चों में प्रायः 5 बच्चों को यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाया करता है। इसके 2 प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिनिमल चेंज डिजीज के अंतर्गत आता है, जिसको इस रूप में समझा जा सकता है कि यहाँ जो नेफ्रोटिक जो लीजन्स हैं, वे जो सामान्य जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उनमें वो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वे लीजन्स एक विशिष्ट प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें वो दृष्टिगत होते हैं। इसलिए इन्हें मिनिमल चेंज डिजीज की संज्ञा दी जाती है। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो उत्तरदायी कारण है वे हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एसएलई जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, एचआईवी और अन्य केमिकल ड्रग्स। इनके कारण भी यह सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाया करता है, लेकिन प्राय करके अर्थात 80% बालकों में प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो नैदानिक कारण हैं, जो इसको उत्पन्न करने वाले जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उनमें प्रमुख हैं ग्लोमेरुलर डिजीजेज, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मीजल्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, ल्यूकेमिया, डायबिटीज, कॉन्जेनाइटल नेफ्रोसिस, नेफ्रोटिक डिसऑर्डर आदि। इसकी व्याधि संप्राप्ति या पैथोफिजियोलॉजी पर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है जिसके फलस्वरूप प्रोटीन यूरिया की स्थिति बनी है, वह है
जो ग्लेमुलर जो मेम्ब्रेन होती है, जो फिल्टर करती है रक्त को और मूत्र का निर्माण करती है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स हैं वे किन्हीं कारणों से, या तो संक्रमण के कारणों से या अन्य जो केमिकल ड्रग्स या अन्य व्याधियों की जो उपद्रवात्मक स्थिति होती है उसके कारण वो मेम्ब्रेन्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वे जो शरीर के जो आवश्यक तत्व जो फिल्टर नहीं होने चाहिए थे, जैसे प्रोटीन्स, जैसे आरबीसी, रक्तकण इत्यादि, और विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जो शरीर के लिए परम उपयोगी तत्व हैं, वे सभी यूरिन से निष्कासित होने लगते हैं और जिनकी कमी के कारण शरीर में अत्यंत गंभीर और घातक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। प्रोटीन यूरिया जो है उसे कहते हैं, जिसका मानक जो है वह है 40 mg प्रति आवर प्रति मीटर स्क्वायर जो मानक है, उससे अधिक प्रोटीन यदि बालक की मूत्र में विद्यमान रहती है तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। दूसरी एक संज्ञा है हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, अर्थात रक्त में एल्ब्यूमिन का स्तर 2.5 ग्राम पर डेकालीटर के मानक से कम हो जाना। तो ये स्थितियां एक गंभीर व्याधि की ओर अग्रसर होती हैं। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जो डैमेज होता है उसके कारण वहाँ की वॉल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और प्रोटीन्स, विशेष रूप से एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वह निकलने लगती है। हम सभी जानते हैं प्रोटीन्स हमारे शरीर के मसल्स वगैरह को बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स और जो विशिष्ट जो बायोकेमिकल जो फैक्टर्स हैं उनका निर्माण करती हैं और यही प्रोटीन जब मूत्र मार्ग से निकलने लगती है तो इनकी जो अल्पता की स्थिति, जो डेफिशिएंसी की स्थिति जो शरीर में बनती है, उसे हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया कहते हैं। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया के कारण दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहली घटना है कि इस स्थिति के कारण बॉडी का जो वेस्कुलर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वह काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण वेस्कुलर फ्लूइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की ओर अग्रसित हो जाते हैं और रक्तवाहिकाओं में हाइपोवोलेमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हाइपोवोलेमिया की स्थिति को मैनेज करने के लिए शरीर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण शरीर को सोडियम और वाटर को रिटेंशन करना पड़ता है। सोडियम और वाटर रिटेंशन की जो अवांछित मात्राएं शरीर में इकट्ठी होती हैं उनके कारण हम सभी जानते हैं एडिमा शरीर में उपस्थित हो जाता है। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया की जो दूसरी संप्राप्ति जो आगे बढ़ रही है उसके कारण लीवर में लाइपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है और शरीर में हाइपरलिपिडेमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लिपिड्स का जो कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन है वह भी लाइपोप्रोटीन लाइपेज फैक्टर के कारण कम हो जाता है। तो इस प्रकार लीवर में लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे रक्त में लिपिड्स की मात्राएं बढ़ जाती हैं। वह भी क्षतिग्रस्त वृक्कीय इकाइयों के माध्यम से मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है, जिसे लिपिड यूरिया भी कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का रोग है जिसके अंतर्गत आगे विभिन्न प्रकार की और भी सार्वदेहिक रोगात्मक स्थिति है वह दिखाई देती है। जैसे प्रोटीन्स की जो मूत्र के माध्यम से जो निकलने की स्थिति बनी है तो वह प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह प्रोटीन हार्मोन्स का निर्माण करती है, वह प्रोटीन
विशेष प्रकार के मिनरल्स और मेटल्स को शरीर के लिए बायोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उपयोगी बनाती है। वह प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के विटामिन्स का सिंथेसिस करती हैं और इस प्रकार से प्रोटीन का लॉस हो जाने के कारण इन सभी महत्वपूर्ण घटकों की शरीर में अत्यंत कमी आ जाती है। एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि एनीमिया के लिए जो आवश्यक फेरिटिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स हैं वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। रक्त को प्रवाहित करते रहने के लिए उसका तरल होना आवश्यक है, जो कि एंटी थ्रोम्बोबिन थर्ड फैक्टर के कारण सुनिश्चित हो पाता है, लेकिन यह थर्ड फैक्टर जो है वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसकी कमी के कारण शरीर के अंदर विशेष प्रकार की व्याधि संप्राप्ति के अंतर्गत थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की एक गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वे प्रोटीन के कारण बनते हैं और ये इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के भी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाने के कारण शरीर की जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है उसका स्तर भी गिर जाता है और इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस के खतरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स के मूत्र के मार्ग से निकल जाने के कारण शरीर की जो मसल्स हैं वे धीरे धीरे वास्टिंग स्थिति में आ जाती हैं और शरीर एक कुपोषित स्वरूप ले लेता है। इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होने वाले जो प्रमुख लक्षण हैं वे निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला लक्षण है जनरलाइज्ड एडिमा, अर्थात संपूर्ण शरीर में शोथ की स्थिति होना, जिसे हम एनासार का भी कहते हैं। यह एडिमा एक विशेष प्रकार से अलग अलग स्थानों पे प्रकट होती है, जैसे आईलिड्स में बहुत अधिक शौक की स्थिति हो जाती है। विशेषकर प्रातःकाल के समय में बालक का चेहरा पफी हो जाता है, अत्यधिक सूजन से ग्रस्त हो जाता है। पैरों की जो लेग्स की जो एडिमा है वो पिटिंग एडिमा के रूप में दृष्टिगत होती है। फेफड़ों के आवरण के रूप में जो प्लूरा है उस प्लूरल कैविटी में भी एडिमा के फलस्वरूप वहाँ जो है वाटर रिटेंशन हो जाता है। पेरिटोनियल इफ्यूजन की स्थिति भी पेरिटोनियल कैविटी में बन जाती है, जो जलोदर अर्थात एसाइटिस की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है और संपूर्ण शरीर में यह एनासार्का के नाम से यह जनरलाइज्ड एडिमा हम ऑब्जर्व करते हैं। बालक इस एडिमा के कारण वेट गेन करता है, एसाइटिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्लूरेसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लूरेसी के कारण डायफ्राम पर भी जोर पड़ता है और एसाइटिस के कारण भी डायफ्राम कंप्रेस होता है। इस कारण से हाइपोक्सिया और डिस्निया की स्थिति भी दृष्टिगत होती है। यही एडिमा हाइड्रोसिल का कारण भी बनती है और एनीमिया की वहाँ पर विशेष उपस्थिति, जैसे मैंने बताया कि फेरिटिन के लॉस के कारण जो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। साथ में जो यूरिन जो निकलता है वह फ्रोजी नेचर का होता है, अर्थात प्रोटीन यूरिया की स्थिति में यूरिन का जो सरफेस टेंशन है वह काफ़ी कम हो जाता है और रोगी का जो मूत्र है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें झाग उत्पन्न हो रहे हैं। सोडियम और वाटर रिटेंशन के कारण हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बालक की जो अपीयरेंस है वह एनीमिया के कारण पेल दिखाई देती है। एनोरेक्सिया और वॉमिटिंग जो जे ट्रैक्ट के डिस्टर्बेंसेज हैं वो भी यहाँ प्रकट हो जाते हैं।
इन प्रोटीन्स की विशिष्ट उपस्थिति के कारण यूरिन का जो कलर है वह भी जस्ट लाइक जो कोला कलर है उस प्रकार का जो है वह आभासित होता है। विशेष प्रकार के त्वचा पर रैशेज भी नजर आते हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एसएलई के कारण भी वहाँ उपद्रव के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। फीवर की उपस्थिति यहाँ हो सकती है और बालक जो है इन्फेक्शंस के खतरे में रहता है क्योंकि वहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अत्यंत अल्पता होती है। साथ में जो इडिमेटस फ्लूइड है वह भी संक्रमणों को आमंत्रित करता है, इसलिए बालक पर बार बार संक्रमणों का खतरा मंडराता रहता है। बालक को श्वास कृच्छ्रता की स्थिति मैंने अभी बताया कि वहाँ प्लूरल इडिमा की स्थिति हो जाती है जिसके कारण बालक को श्वास कष्ट होता है। तो ये इस रोग का एक लाक्षणिक जो पिक्चर है वह मैंने आपको बताया है। इस रोग के विभिन्न गंभीर उपद्रव भी उपस्थित होते हैं, जैसे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड फैक्टर की ब्लड में कमी आ जाती है और थ्रोम्बोसिस की स्थिति हो जाती है। किडनी की वेन्स और आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण वहाँ किडनी फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्फेक्शंस का खतरा अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है और जो विशेष रूप से जो गंभीर स्थिति के इन्फेक्शंस जैसे पेरिटोनाइटिस, मेनिंजो एन्सेफलाइटिस और सेप्टिसीमिया जो कि मूलतः है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई के कारण वहाँ होने का अत्यंत गंभीर खतरा उपस्थित रहता है। यहाँ पर हाइपोवोलेमिया की स्थिति के कारण किडनी में जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वह अत्यंत रिड्यूस हो जाती है जिसके कारण एक्यूट किडनी फेलियर की स्थिति बन जाती है। पल्मोनरी इडिमा के कारण हाइपोक्सिया और डिस्निया की स्थिति देखने को मिलती है। थायरोक्सिन के यूरिन में निकल जाने के कारण हाइपोथायराइड की स्थिति भी वहाँ देखने को मिलती है। विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है और उसके कारण जो कैल्शियम का ब्लड लेवल है वह भी काफ़ी गिर जाता है जिस कारण से हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति भी देखने को मिलती है। फेरेटिन के यूरिन में निकल जाने के कारण मैंने आपको बताया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी यहाँ पर उपस्थित होता है और प्रोटीन के निष्कासन होते रहने के कारण माल न्यूट्रिशन की स्थिति बनती है। ग्रोथ रिटार्डेशन यहाँ हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एनोरेक्सिया के कारण बच्चा प्रोटीन इंटेक भी नहीं कर पाता है और यदि आधुनिक पीडियाट्रिशियन बालक को स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं तो उनके उपद्रव स्वरूप भी ग्रोथ रिटार्डेशन की स्थिति देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करते हैं जिसके माध्यम से जो प्रोटीन्स का जो निष्कासन हो रहा है उसको एस्टिमेट करते हैं। ब्लड टेस्ट के माध्यम से ब्लड में जो एल्ब्यूमिन की स्थिति जो कम हो गई है उसका एस्टिमेशन करते हैं। क्रेटिनिन का एस्टिमेशन करते हैं। यूरिया लेवल वहाँ मापन किया जाता है और लिपिड प्रोफाइल के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ी है उसका एस्टिमेशन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी विशेष रूप से एलडीएल और वीएलडीएल की उपस्थिति नेफ्रोटिक सिंड्रोम में विशेष रूप से देखने को मिलती है। एचबी का मापन भी अवश्य किया जाता है जिससे एनीमिया की स्थिति का असेसमेंट किया जाता है। फाइब्रिनोजन और कुछ अन्य प्लाज्मा में जो तत्व मौजूद रहते हैं उनके कारण ESR भी बढ़ जाया करता है। चिकित्सा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले डाइट की यहाँ पर चर्चा की जानी आवश्यक है। डाइट में जो है लो सोडियम डाइट हम रखते हैं या फिर सोडियम का इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं और प्रोटीन भी अत्यंत लिमिटेड मात्रा में लिया जाता है। कारण कि अधिक प्रोटीन यदि बालक को दिया जाता है तो वह अधिक प्रोटीन भी मूत्र के मार्ग से
बाहर निष्कासित हो जाता है। पर्याप्त बेड रेस्ट दिया जाता है। वाटर इनटेक भी अत्यल्प ही कराया जाता है, क्योंकि वाटर इनटेक यदि ज़्यादा होगा तो यूरिन का निष्कासन भी ज़्यादा होगा और प्रोटीन इत्यादि तत्व भी अधिक मात्रा में बाहर निकलेंगे। मेडिकेशन की जहाँ तक बात है, वहाँ पर जो लाक्षणिक चिकित्सा के अंतर्गत जो डायूरेटिक जो फ्यूरोसिमाइड जो केमिकल ड्रग है, उसके माध्यम से इडीमा को कम करने का प्रयास किया जाता है। पल्मोनरी इडीमा को विशेष रूप से कम करने के लिए 25% एल्ब्यूमिन जो है वह इंट्रावेनस दिया जाता है। हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया को मैनेज करने के लिए न्यूट्रिशनल थेरेपी विशेष रूप से प्लान की जाती है। हाइपरलिपिडेमिया को मैनेज करने के लिए सैचुरेटेड फैट के जितने भी बहुत जोर पेय पदार्थ हैं उनको बंद करके अनसैचुरेटेड भोजन दिया जाता है। थ्रोम्बोफिलिया की स्थिति को मैनेज करने के लिए हिपेरिन की जो डोजेज हैं वह निश्चित मात्रा में दी जाती है। इन्फेक्शंस की यदि अंडरलाइंग पैथोलॉजीज होती हैं तो समुचित एंटीबायोटिक का चयन करके समुचित मात्रा में एंटीबायोटिक ओरल या फिर आईवी मार्ग से दिया जाता है। किडनी डैमेज को रोकने के लिए आधुनिक पीडियाट्रिशियंस के पास केवल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही एकमात्र विकल्प रहता है, जिनके अंतर्गत उनका जो ड्रग ऑफ चॉइस प्रेडनिसोलोन होता है, जिसे नियत मात्रा के अनुसार बालक को दिया जाता है। कुछ मेडिसिन इम्यूनो सप्रेसिव पर्पस से भी दी जाती हैं। आयुर्वेद के मतानुसार जो चिकित्सा प्रबंधन है उसमें जो निदान होते हैं उनका उनका त्याग करना होता है, और जो पथ्य पदार्थ हैं उनका सेवन करने की सलाह दी जाती है। पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में ही दिए जाते हैं। अतः उनका जो परिगणन है मात्रा का वह युक्तिपूर्वक किया जाना चाहिए। वृक्क रोगों में पुनर्नवा का अर्क है, पुनर्नवा गूगल है, पुनर्नवा रिस्ट है। गुग्गुलू में गुग्गुलू पाउडर है, गुग्गुलू का गोक्षुर पाउडर है, गोक्षुर का अर्क है और गोक्षुरादि गुग्गल है। मकोई का अर्क है, मूलिक क्षार है, यवक क्षार है, श्वेत परपटी है। इनका यथोचित मात्रा में परिस्थिति के अनुसार रोगी और रोग का बलाबल देख करके ही किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।